सो वेलकम बैक रुद्र भाई। सबसे पहले तो कैसे हैं आप? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ शिखर भाई। आप बताओ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई। अब जिन लोगों को भी नहीं पता है, हम रुद्र भाई के साथ पहले एक पॉडकास्ट कर चुके हैं जिसमें बेसिकली हम लोगों ने बात किया था कि रुद्र भाई ने कैसे 0 to 100,000 डॉलर प्रॉप फर्म के अंदर अचीव किया है, वो भी ओनली 6 मंथ्स के अंदर। तो अगर आप लोगों ने वो पॉडकास्ट को अभी तक नहीं देखा है, डेफिनेटली आप लोग वॉच करना, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू आप लोगों को मिलेगा। अब स्पेशली इस पॉडकास्ट के अंदर हम बहुत ही सिंपल चीज़ें रखेंगे जिसमें हम लोग प्रॉप फर्म से रिलेटेड टैक्सेशन से लेकर के किस तरीके से आपको अकाउंट को बाय करना है एंड सेफेस्ट तरीके क्या होते हैं टैक्स को फाइल करने तक के, सारी चीज़ों के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास करेंगे। एंड उसके साथ साथ मार्केट में बहुत सारे पॉडकास्ट आपने टैक्सेशन से रिलेटेड देखे होंगे, स्पेशली उन वीडियोस के अंदर कुछ सीएज रहते हैं जो आपको कुछ इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ वो अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने का प्रयास करते हैं, जहाँ पे जो काम बहुत ही कम पैसों में हो सकता है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा चार्जेस करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपके डेफिनेटली काफ़ी सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर होंगे एंड देन हम सीधा बढ़ते हैं अपने पॉडकास्ट की तरफ। तो अगेन वेलकम बैक रुद्र भाई, कैसे हैं आप एंड कैसा चल रहा है? बढ़िया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। पिछले पॉडकास्ट के बाद लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पूछा कि कैसे कैसे क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। तो उसी में हम लोग आज टैक्सेशन में जो सबसे बड़ा इशू आज के टाइम में इंडियन प्रॉप ट्रेडर का, कि कैसे टैक्स फाइल करना है, अकाउंट फ्रीज होगा, सेफेस्ट वे टू विड्रॉ, तो उस चीज़ के बारे में अभी बात करेंगे। अच्छा भाई, एक चीज़ आप बताना। सबसे पहले तो हम टैक्सेशन के ऊपर ही चलेंगे, आगे चलेंगे। उससे पहले जैसे जब बंदे प्रॉप फर्म के अंदर आते हैं, सबसे पहला प्रोसेस तो यार यही होता है कि उनको अकाउंट बाय करना है। अब इसके अंदर भी लोग बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, तो आप आपके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा बताना कि सबसे सेफ तरीका क्या होता है प्रॉप फर्म के अंदर अकाउंट्स परचेज करने का, लाइक यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या क्रिप्टो। ओके। तो जो सबसे पहला फेज होता है किसी भी प्रॉप फर्म ट्रेडर का, कि वो एक कोई पर्टिकुलर प्रॉप फर्म को सिलेक्ट करता है कि अच्छा हाँ, मुझे सीएफडी का इस प्रॉप फर्म, जो टॉप का प्रॉप फर्म है, उसके साथ जाना है। तो सबसे पहला हर्डल आता है कि क्या, किससे बाई करें। अगर मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँगा तो कहीं मुझे बैंक से कॉल ना आ जाएगी किस चीज़ की ट्रांजैक्शन है। क्रिप्टो बहुत सारे लोग यूज़ नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग अपने किसी थर्ड पार्टी के थ्रू करवा देते हैं। तो असल में मेरा ये सजेशन है कि आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जिसमें ज़ीरो फॉरेक्स चार्ज है वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे कार्ड है, जैसे कि स्केपिया फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड है, आईडीएफसी वाव कार्ड है। ये सब कार्ड जो होते हैं ज़ीरो फॉरेक्स चार्ज होते हैं। ऑल्दो आप अपने नॉर्मल डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसमें 3.5% का फॉरेक्स मार्कअप चार्ज लगता है। अब इसमें ये बात आ जाती है कि बहुत सारे बैंक्स हैं जो आपको फ्लैग कर देते हैं कि आपने कौन सी ट्रांजेक्शन्स करी हैं। देखो, मैं मेरे केस में जो मैं कार्ड यूज़ करता हूँ उस केस में ऐसा नहीं होता है। और ऑल्दो अगर ऐसा आपके साथ होता भी है तो आप सीधे बैंक को जा करके बोल सकते हो कि हाँ भाई, मैंने एक इवैल्यूएशन बाय किया है, एक जो है फीस पे करी है इंटरनेशनली, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे लोग इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि अगर आप एक साल में 10 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन कर लो अपने क्रेडिट कार्ड पे, तो सरकार जो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे 20% टीसीएस लेती है। यानी आपने अगर 100 रुपये खर्च किए तो 20 रुपये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, 20 रुपये और सरकार ले लेगी। ऑल्दो वो आपके आईटीआर जब फाइल करोगे तो वो रिफंड आ जाता है, लेकिन वो ले लेती है। इसलिए कुछ लोग इसको अवॉइड करने के लिए डायरेक्ट क्रिप्टो से पेमेंट कर देते हैं। क्रिप्टो से पेमेंट कैसे होता है? या तो आप ट्रस्ट वॉलेट में जो आपका पैसा है यूएसडीसी ERC20, उससे आप पेमेंट कर दो, या फिर बाइनेंस से कर दो, जैसे भी कर दो। या फिर कुछ लोग रेड डॉट पे कार्ड के भी यूज़ करते हैं। उसके बारे में आगे बात करेंगे कि वो करना कितना सेफ है और कितना सही है। अच्छा, जैसे भाई कुछ बंदे क्या करते हैं, जैसे अकाउंट वो सेल्फ के लिए परचेज कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, किसी दूसरे बंदे के कार्ड से पेमेंट कर देते हैं, लाइक। तो करेक्ट करेक्ट। उसमें तो भी तो ये एकदम प्रॉब्लम नहीं होता करना है। चाहिए। सबसे पहले कि अगर आप रुद्र जैसा रहा मैं हूँ, तो जो मेरा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पे जो नाम होना चाहिए वो मेरा ही होना चाहिए। और अगर मैं क्रिप्टो से पेमेंट कर रहा हूँ तो जो वॉलेट मैं यूज़ कर रहा हूँ वही सिर्फ वॉलेट मैं सिर्फ अपने परचेस के लिए यूज़ करूँगा। ये नहीं कि अपने दोस्त को दे दिया, वो सिर्फ सिर्फ मेरे यूज़ केस में आना चाहिए। तो उससे कल को होकर के कोई केवाईसी में इशू नहीं आते। बहुत सारे प्लेटफॉर्म ये कर देती है कि आपका जो है किसी और के कार्ड से बाय हुआ, आप कुछ और कर रहे हो, तो ऐसे करके। अच्छा भाई, अभी हम जैसे 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 आगे बढ़ेंगे, अब हमने अकाउंट को अपने चलो पास कर लिया बाय करके, तो टैक्स को फाइल करने से पहले सवाल ये आता है कि हमको सेफली तरीके से अपना टैक्स टैक्स फाइल करना है, उसमें कुछ भी हमको चीज़ें छुपानी नहीं है।
तो जब हम प्रॉफर्म से पे आउट लेते हैं तो वो सेफ तरीके क्या होते हैं प्रॉफर्म से पे आउट लेने का, जिससे हम क्लियर कट चीज़ें जो है गवर्नमेंट को दिखा के और अपना सेफ तरीके से टैक्स को फाइल कर सकें। दोस्तों, पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि इनकम टैक्स की बारी तब आती है जब आप प्रॉफर्म से कंटिन्यूअस पे आउट लेंगे, वहां से इनकम करेंगे। बट लोग प्रॉब्लम क्या होता है, लोग ऐसी प्रॉफर्म को सिलेक्ट कर लेते हैं जो प्रॉफर्म कहीं ना कहीं आपको हैवी डिस्काउंट दे करके आपको अकाउंट परचेज कराएंगी एंड वहां पे आपका अननेसेसरी तरीके से पे आउट्स को रिजेक्ट करेंगी। अब मैं पर्सनली यूज करता हूं द फाइवर्स को। ये एकमात्र ऐसा कंपनी है जो मार्केट में पिछले 10 साल से वर्क कर रहा है एंड यहां से मैं अभी तक ओनली एक अकाउंट मैंने पास किया था एंड उससे मैं $5,500 के समथिंग पे आउट्स भी ले चुका हूं। पे आउट के लिए मुझे कभी भी फाइवर्स के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है एंड बहुत सारे लोग हैं जो फाइवर्स को यूज करते हैं। अगर आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर भी देखेंगे तो फाइवर्स के बारे में आपको कभी भी कोई भी नेगेटिव रिव्यू नहीं मिलेगा। तो आप चाहें तो फाइवर्स के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड अगर आप लोग मेरे लिंक से करते हैं तो आपको फर्स्ट परचेज के ऊपर 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एंड जब आप परचेज करेंगे तो आप वहां पे कोड यूज कर लेना SKY10, जहां पे आपको फर्स्ट परचेज के ऊपर 5% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो टैक्स को फाइल करने से पहले ये जो इनकम है उसको हमें समझना पड़ेगा कि ये जो इनकम हमें हो रही है ये कैसे इनकम है। तो जो प्रॉप फर्म है वो प्रॉप फर्म हमें एक सिमुलेटेड अकाउंट देते हैं, एक डेमो अकाउंट देते हैं, है ना। हम डायरेक्टली उनके ब्रोकर पर ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा ट्रेडिंग इनकम में नहीं आता है। जब इंडियन मार्केट में हम FNO करते हैं या फिर इंट्राडे करते हैं तो वो एक ट्रेडिंग इनकम में आता है, ठीक है। पर क्योंकि हम वहाँ पे एक सिमुलेटेड अकाउंट में कर रहे हैं, तो जब आप अकाउंट पास करोगे तो आपके पास एक एग्रीमेंट आता है साइन करने के लिए, सर्विस एग्रीमेंट। उसमें साफ साफ लिखा होता है कि यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर ऑफ दिस कंपनी। लेट्स से कि फंडिंग पिप्स का है तो फंडिंग पिप्स वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो हमारी कंपनी में और आप हमारी सर्विसेज देते हो। तो ये चीज़ें, ये जो हमारी इनकम होगी वहाँ से जो भी आएगा वो नंबर 1 कि सर्विस बेस्ड इनकम होगा और नंबर 2 की कमीशन टाइप ऑफ इनकम होगा जो कि इरेगुलर हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस इनकम में आराम से कंसिडर की जा सकती हैं एज इंडियन टैक्स लॉज के हिसाब से, और आप इसको सर्विस इनकम तक दिखा सकते हैं। कितना क्या क्या दिखा सकते हैं उसके लिमिट के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। लेट्स से कि आपका पे आउट आता है, तो पहले सेफली कैसे विड्रॉ करते हैं। मान लो कि आपका 1 लाख 2 लाख 3 लाख का पे आउट आया, तो जितने भी CFDs हैं प्रॉप फर्म्स हैं या फ्यूचर प्रॉप फर्म्स हैं वो एक मेथड कॉमनली देते हैं जो कि होता है राइज के थ्रू, ठीक है। बहुत सारे फ्यूचर प्रॉप फर्म जो है वो डायरेक्टली बैंक में भी दे देते हैं, बट कुछ कुछ से प्रॉप फर्म है जो मोस्टली राइज के थ्रू देते हैं। तो आप जो है राइज से डायरेक्टली क्रिप्टो में भी ले सकते हो और डायरेक्टली बैंक अकाउंट में भी ले सकते हो, ठीक है। तो सेफली लेना है, एकदम कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो चुपचाप आपको क्रिप्टो के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपने अपने क्रेडिट कार्ड से बाई किया, अकाउंट पास किया, राइज में पेमेंट लिया और राइज से डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ले लिया, ठीक है। ये एक सेफ तरीका होता है। ऑल्दो इसमें अभी डिटेल में बात करेंगे कि कितना अमाउंट लेना चाहिए, कौन से सेविंग्स बैंक में लेना है या करंट बैंक में लेना है, कल को फ्रीज हो जाता है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे, सब बात करते हैं अभी। अच्छा भाई, हम चलो सीधा राइज के थ्रू या वायर ट्रांसफ़र के थ्रू डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में पेमेंट लेते हैं, ठीक है। वो हमारा सेविंग अकाउंट है। तो वो मतलब पर्टिकुलर अमाउंट क्या होता है जब हमको सेविंग अकाउंट से जो है करंट अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद करंट अकाउंट भी हमको जैसे ओपन कराना है तो वो किस टाइप का होना चाहिए। पर्सनली हमारा कोई फर्म रजिस्टर मेरे को कराना है, कोई GST लेना है, तो वो किस तरीके से चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सबको दिक्कत कर जाती हैं कि बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि राइज से डायरेक्टली बैंक अकाउंट में लेने से बैंक फ्रीज हो जाता है, जो कि ऐसा नहीं है। मैं इसका जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। मेरा 100K से ऊपर पे आउट आया और डायरेक्टली मैंने राइज से बैंक अकाउंट में लिया है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आप सेफली विड्रॉ कर सकते हो। अब इसमें कितना लिमिट है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आप राइज से 10 लाख तक की पेमेंट ले रहे हो तो मैं देखो सजेस्ट करता हूँ कि आप कोई भी अपने सेविंग्स, नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में इस चीज़, ये पेमेंट को रिसीव कर सकते हो, क्योंकि 10 लाख तक ऐसे भी ट्रांजैक्शंस में सेविंग्स अकाउंट में उतनी आप कर सकते हो। अगर आपने पहले ITR नहीं भी फाइल किया हुआ है तो फिर भी आप 10 लाख तक आराम से उसमें ट्रांजैक्शंस कर सकते हो।
अगर आपको लग रहा है कि एक फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, एक फाइनेंशियल ईयर में आपका ट्रांजैक्शन इससे ऊपर जा सकता है, तो आप जो है आपके पास दो ऑप्शन है। नंबर एक कि आप इंडिविजुअल करेंट अकाउंट खुलवा लो। इंडिविजुअल करेंट अकाउंट क्या होता है कि आप सिंपली आधार और पैन कार्ड के बेसिस पे सिंपल एक करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। बहुत सारे बैंक प्रोवाइड करते हैं। एक बैंक है जैसे HDFC जो कि प्रोवाइड करता है। ऑल्दो यहाँ पे कैच ये है कि बहुत सारे स्पेसिफिक ब्रांच, आपके एरिया के जो भी ब्रांच हैं, वो खोलने से मना कर देते हैं या फिर बोलते हैं कि अभी नहीं खुल रहा है। ठीक है, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते आप। दो तीन ब्रांच ट्राई करो। अगर इंडिविजुअल करेंट अकाउंट खुल जाता है तो सही है, अगर नहीं खुलता है तो आपके पास दो ऑप्शन है। लास्ट एक ऑप्शन बचता है जो कि होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में करेंट अकाउंट खुलना। हम अब जो है एक सोल प्रोप्राइटर वे में जाएंगे। क्यों सोल प्रोप्राइटर वे में जाएंगे? क्योंकि जैसे मेरा नाम रुद्र जैसारा हुआ, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि एक उद्यम सर्टिफिकेट बनवाऊंगा। उद्यम सर्टिफिकेट बनवाऊंगा जो कि आराम से 500-1000 रुपए में कहीं भी बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे सीए जो यूट्यूब पे हैं वो 10,000 5,000 ऐसे पैसे लेते हैं कि एक सिंपल उद्यम सर्टिफिकेट बनाने का। आप यूट्यूब पर कोई उद्यम सर्टिफिकेट लाइव अप्लाई करके देखोगे, आप खुद भी बना सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा चलो 500-1000 रुपये दे दो, सीए आपका प्रॉपर बना देगा। उसमें सर्विस कोड में लिख देना कि मैं बिजनेस कंसल्टिंग करता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप, मैंने पहले बताया कि आप सर्विस बेस्ड काम है। तो नंबर एक आप जो सर्टिफिकेट लगेगा वो लगेगा आपका उद्यम सर्टिफिकेट। नंबर 2 सर्टिफिकेट आपका लगेगा वो लगेगा जीएसटी सर्टिफिकेट। अब आप बोलोगे यार मुझे जीएसटी लेने की क्या ज़रूरत है? तो जीएसटी लेने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि बैंक अकाउंट खुल नहीं रहा था, करेंट अकाउंट, और वैसे भी 20 लाख से ऊपर में जीएसटी की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो आप मान के चलो इस साल आपका में लेट्स से कि 20 लाख से ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन कभी अगर 20 लाख से ऊपर जाता है तो आप एक सेफ साइड में हो जाते हो अगर आप जीएसटी बनवा लेते हो तो। वैसे जीएसटी में भी वही सिस्टम है कि आप 2,500-3,000-4,000 में आराम से बना सकते हो। बहुत अगर कोई दिल्ली बॉम्बे में रहता है तो 4,000-5,000 ले लेगा। लेकिन अगर कोई टायर 2 टायर 3 सिटी में रहता है, जैसे मैं बिहार में रहता हूँ, तो यहाँ सिर्फ 2,000 में जीएसटी बन जाता है। ठीक है, तो आराम से आप अपने लोकल सीए या फिर कहीं पे जा करके एक जीएसटी बनवा सकते हो। जीएसटी बनवाने में जो पर्पस कोड लगेगा वो पर्पस कोड भी मैं बता देता हूँ। अगर आप नोट डाउन करते चल रहे हो ये पॉडकास्ट, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो नोट डाउन करके चलो तो बहुत ही बढ़िया है। वो जो पर्पस कोड है वो P1006 ये लगता है पर्पस कोड, जो कि होता है बिजनेस कंसल्टिंग का होता है। इसमें P100 में और भी 3-4 आते हैं, तो आप कोई भी ले सकते हो जो सर्विस प्रोवाइडिंग और बिजनेस कंसल्टिंग में आता है। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई कि आपका एक उद्यम सर्टिफिकेट रेडी हो गया, आपका एक जीएसटी रेडी हो गया इसी सब बिजनेस के अराउंड, सर्विस बेस्ड बिजनेस के अराउंड। अब ये दो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑथराइज डॉक्यूमेंट है, तो इसके बेसिस पे कोई भी बैंक में आप आराम से अपना करेंट अकाउंट खुलवा सकते हो। अब लोग पूछते हैं कि मुझे जीएसटी मेरे पास पहले से है तो मुझे किस नाम से लेना है या उसी जीएसटी पर ले लूँ क्या? मैं बोलूँगा नहीं, सब कुछ आपको फ्रेश अप्लाई करना है और अपने नाम पे करना है। जैसे मेरा नाम रुद्र जैसारा है तो मैं उद्यम सर्टिफिकेट भी रुद्र जैसारा के नाम से बनाऊंगा, जीएसटी भी मैं रुद्र जैसारा के नाम से बनाऊंगा, और मैं जो करेंट अकाउंट खोलूंगा ऑब्वियसली क्योंकि मेरा बिजनेस का नाम ही रुद्र जैसारा है तो मेरा करेंट अकाउंट भी रुद्र जैसारा के नाम से खुलेगा। इसका रीज़न ये है कि जब राइस से पेमेंट लेंगे तो वो तो इंडिविजुअल को देखते हैं, तो आपका भले करेंट अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप में खुला हुआ है, लेकिन क्योंकि उस पर रुद्र जैसारा दिखेगा तो वो आराम से इसमें केवाईसी में भी कोई इशू नहीं होगा। आप बोलोगे कि मैं एलएलपी मेरा पहले से रजिस्टर्ड है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड है, तो नहीं, क्योंकि अगर आप एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड करते हो तो आपका रुद्र जैसारा प्राइवेट लिमिटेड ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप सोल प्रोप्राइटरशिप, और एक आदमी कितना भी जीएसटी ले सकता है, मल्टीपल बिजनेस ओन कर सकता है, तो इसलिए आप कर सकते हो। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई कि आप 10 लाख तक सेविंग्स अकाउंट में ले लो, 20 लाख तक इंडिविजुअल में ले लो। इंडिविजुअल अगर नहीं खोल रहे हैं तो आप ये दो डॉक्यूमेंट बना लो, और 20 लाख से ऊपर में फिर आप करेंट अकाउंट एचडीएफसी में ये दो डॉक्यूमेंट के साथ खोल सकते हो और उसमें अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हो, बशर्ते कि आप हर महीने जो जीएसटी है वो जीएसटी फाइल कर रहे हो। अब उद्यम डॉक्यूमेंट तो एक बार बन जाएगा, उसके बाद वो आपके ड्रॉवर में रखा रहेगा। जीएसटी में क्या करना होगा कि हर महीने मंथली जीएसटी फाइलिंग होगी। लेट्स से कि आपका 1 लाख का पे आउट आया इस महीने, तो आप एक्सपोर्ट ऑफ फॉरेन सर्विसेज में 1 लाख का डालोगे अकाउंटिंग पर्पज से। ठीक है, 1 लाख का मेरा पे आउट आया, आपने एक इन्वॉइस रेज करा, आप एक इन्वॉइस रेज करोगे, जैसे राइस का एक इन्वॉइस आता है वैसे ही आप एक अपना जीएसटी बिल वाला इन्वॉइस रेज करोगे उस कंपनी के नाम पे। ठीक है, मैंने अपने डिस्कॉर्ड में जो मैं इन्वॉइस रेज करता हूं वो मैंने डाल रखा है, आपको भी मैं शेयर कर दूंगा। आप एक टेम्पलेट यहाँ पे भी वीडियो में भी शो कर सकते हो कि जीएसटी नंबर और नीचे लिखा होता है आपका नाम, एड्रेस, ये सब लिखा होता है,
और जो क्लाइंट को आप दे रहे हो, जैसे मान लो फंडिंग पिप्स है तो बिल टू फंडिंग पिप्स फ्रॉम रुद्र जैसारा, अमाउंट इतना इतना, सब कुछ लिखा हुआ होता है नॉर्मल, जैसे एक जीएसटी बिल होता है, जैसे कोई रेस्टोरेंट में खा रहे हो कहीं भी खा रहे हो एक जीएसटी बिल होता है, वैसी बिल आप रेज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप जीएसटी फाइलिंग कर रहे हो। ये इससे क्या होगा कि आप पेपर वर्क में एकदम स्ट्रांग हो गए। एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप जीएसटी अप्लाई करोगे, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट ऑफ फॉरेन सर्विसेज, आप फॉरेन क्लाइंट को कैटर कर रहे हो, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आपको लेनी है। जब जीएसटी आप बनवाओगे तो अपने सीए को, अपने लोकल, उनको बोलना कि एक एलयूटी भी अप्लाई कर दे जीएसटी के साथ, क्योंकि जीएसटी के साथ आपका फॉरेन सर्विसेज में हो रहा है, तो फॉरेन सर्विसेज में जीएसटी जीरो लगता है, पर जीरो तब लगता है जब एलयूटी हो, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ठीक है, एलयूटी एक नंबर होता है, जैसे कि आपका एक नंबर कुछ भी एक जनरेट हो जाता है कि एक साल में एक बार एलयूटी अप्लाई करना होता है, वो एक बार जनरेट हो गया, यानी इस फाइनेंशियल ईयर की जितने भी आप फॉरेन ट्रांजैक्शन करोगे उस पर आपको जीरो जीएसटी लगेगा एज पर जीएसटी लॉ आज के टाइम तक। कि जैसे अभी 18% जीएसटी है बाकी चीज़ों पर एक्सपोर्ट ऑफ फॉरेन सर्विस में जीरो जीएसटी है, तो वो जीरो जीएसटी तब है जब आप एलयूटी नंबर अपना जनरेट करा लो उसी जीएसटी पे। तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ तक आप समझ गए, एक उद्यम सर्टिफिकेट बनाना है 500,000 रुपये में अपने नाम पे, एक जीएसटी सर्टिफिकेट बनाना है 2,500 से 5,000 के बीच में, जैसा भी बन जाए, अपने नाम पे, साथ में उस पर एक एलयूटी लेना है, और उसके बाद अपना एक करेंट अकाउंट खुलवाना है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कहीं पे भी, और उसके बाद आप उसमें कितना भी ट्रांजैक्शन करो, बस आपको हर महीने जीएसटी फाइलिंग करनी है, और आप उसमें कितने भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। हाँ, तो मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है, 2-3 काम करने हैं। मतलब 10 लाख तक तो ठीक है, अपना सेविंग अकाउंट के अंदर कर सकते हैं, उसके बाद आप थोड़ा सा चाहो तो अपने सीए से बात करके कर सकते कर हो। सकते हो। अच्छा भाई, अभी हमने चलो पेमेंट की तो बातें कर ली कि हाँ किस तरीके से सेफ तरीके से अपन ले सकते हैं, कब हमको जीएसटी वगैरह अप्लाई करना है। अब हमारा पे आउट भी आ रहा है प्रॉप फर्म से, एंड हम धीरे धीरे करके ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली जो हमारा प्रॉप फर्म से इनकम होता है, वो इनकम को हमको किस टाइप का इनकम दिखाना है, एंड वो स्लैब के अकॉर्डिंग हमको कितना इनकम पे कितना टैक्स भरना है, वो सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा अगर इन्फॉर्मेशन मिलता तो। इसके बारे में मैं अच्छे से समझा देता हूँ। इसके बाद आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप खुद अगर आप बोलोगे कि सीए को, अगर आप, क्या होता है ना कि मैं बता रहा हूँ, लोकल सीए जो होते हैं ना, उनको आप बताते हो जाकर के कि मेरा प्रॉप फर्म का काम है, फॉरेन क्लाइंट्स है, तो उनको कुछ एक तो समझ नहीं आता है। तो इसलिए ये जो पॉडकास्ट है, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आप वेल इन्फॉर्मेटिव हो जाओगे कि हाँ ये चीज़ें हैं, और आप बस सीए को बताओगे कि मुझे ये चीज़ें करके दे दो, तो वो कर देगा, और फिर वो समझ जाएगा कि हाँ मतलब कुछ मिस फाइलिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे जैसे पूछा कि कितना स्लैब पे कितना टैक्स वगैरह लग जाता है, तो क्योंकि मैंने बताया पहले भी कि एक सर्विस बेस्ड इनकम है, तो जैसे कोई भी सर्विस बेस्ड इनकम लेट्स से कि होता, कोई अगर अपनी एजेंसी चला रहा है इंडिया में और फॉरेन के क्लाइंट से, और उसका जितना इनकम कोई फ्रीलांसिंग इनकम कर रहा है, तो जैसा वो टैक्स, जैसे उसकी टैक्सेशन होगी वैसे ही टैक्सेशन इसकी भी होगी। ये कोई अलग चीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ये सर्विस बेस्ड इनकम है। अब इसमें बात आ जाती है कि टैक्स स्लैब के हिसाब से क्या क्या होगा। तो क्योंकि भाई अभी 12 लाख तक टैक्स फ्री है, तो आप 10 लाख 12 लाख तक आराम से इसमें कर सकते हो, और उसके बाद उसमें आपको, क्योंकि टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाता है 25 लाख पर। ठीक है, अगर आप 20 लाख क्रॉस कर रहे हो तो 25 लाख तक क्या हो जाता है, तो एक सेक्शन आता है सेक्शन 44 ADA, जिसमें सरकार जो है आपको 50% डिडक्शन देती है ऑन योर सर्विस बेस्ड इनकम। एक होता है सेक्शन 44 AD, जिसमें अप टू 3 करोड़ तक, अगर आप गुड्स बेस्ड काम कर रहे हो, लेट्स से कि मेरा एक पेंसिल बनाने का काम है, जिसमें मैं रॉ मटेरियल से पेंसिल बनाता हूँ 2 रुपये में, और उसको 5 रुपये में बेच देता हूँ। ठीक है, तो एक पेंसिल बनाने का मेरा काम हो गया। तो मेरा अगर टर्नओवर 3 करोड़ तक है, तो सेक्शन 44 AD में सरकार बोलती है, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए इंडियन सरकार यहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है, कि आप जो है उतना दिमाग मत लगाओ, आप जो है सीधा सीधा डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर आपकी है पूरा ग्रेटर देन 90% 95% से ज़्यादा अगर आपकी डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं, तो आप सीधा 6% आप अपना रेवेन्यू का सीधा अपने टैक्सेबल इनकम में डाल दो, और उतने पे आप टैक्स पे कर दो। ठीक है, तो 3 करोड़ पे लगभग 24 लाख आएगा, तो 24 लाख पे अपना टैक्स पे कर दो, जो भी लैब पे कर। लेकिन ये गुड्स तो है नहीं, हमारा तो सर्विस बेस्ड काम है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं कि हम 3 करोड़ तक सर्विस बेस्ड इनकम कर सकते हैं। नहीं, आप जो है सिर्फ सर्विस बेस्ड के लिए जो लिमिट है वो लिमिट है 75 लाख तक,
यानी कि आप 75 लाख तक अगर आप इनकम कर रहे हो सेक्शन 44A(D)(A) के अंदर, तो आप उस पर 50% स्ट्रेट अवे डिडक्शन ले सकते हो। सरकार ये बोलती है कि भाई आपने जितने भी इनकम करी, आपके कुछ बिजनेस एक्सपेंस रहे होंगे, आपकी कुछ सैलरी देते होगे, आप कुछ सब्सक्रिप्शन लेते रहते होगे, आप अकाउंटिंग मत करो, इतना डिटेल में कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, आप इस सेक्शन के अंदर सीधे 50% डिडक्शन ले लो। तो लेट्स से कि आपने 75 लाख तक जितना भी कमाया उस पर 50% डिडक्शन मिल जाएगा, और जो 50% डिडक्शन रहेगा उस पर आपको टैक्स देना है अकॉर्डिंग टू टैक्स स्लैब। तो अगर लेट्स से कि आपकी इनकम 30 लाख हो गई एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस पर सीधा सेक्शन 44 ADL लगा दो, यानी 15 लाख पे जो भी टैक्स स्लैब के हिसाब से बनेगा वो आप टैक्स भर दो, जो कि बहुत मिनिमल सा बनेगा, लाख 1.5 लाख के आसपास बनेगा। तो 30 लाख पे मात्र 1-1.5 लाख टैक्स दे दो, और उसके बाद फ्रीली इंजॉय करो ना, फ्रीली इंजॉय करो, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। 30 लाख कोई कमा रहा है और 1-1.5 लाख टैक्स ही दे दे रहा है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए कितनी अच्छी चीज़ है। वही अगर कोई सैलरीड इंडिविजुअल होता और 30 लाख कमाता, तो मिनिमम उसका 2.5 से 3-4 लाख तक टैक्स चला जाता, क्योंकि वो 30% टैक्स स्लैब में आएगा। आप भी 30% में आओगे, लेकिन क्योंकि आपका 50% डिडक्शन मिल गया तो उसका फायदा हो गया। अब 75 लाख तक मैक्स लिमिट मान लो आप एग्जॉस्ट करते हो, 75 लाख तक चले जाते हो, तो 75 का आ जाता है 37.5। 37.5 पे आपका 30% टैक्स स्लैब के हिसाब से 3 से 4 लाख रुपए लगेगा, उस पर 4% सेस जोड़ लो, तो मैक्सिमम 5 लाख तक आप मोटा मोटी, आप 75 लाख कमा रहे हो तो 5 लाख सरकार को दे दो, और उसके बाद से फ्रीली, ना बैंक फ्रीज की टेंशन, ना कोई पेपर वर्क का टेंशन, कोई टेंशन नहीं, आराम से टैक्स भरो और इंजॉय करो। अब आप बोलोगे कि 75 लाख के ऊपर क्या होगा, 75 लाख के ऊपर क्या होगा, तो भाई फिर 75 लाख के ऊपर आप फिर HNI कैटेगरी में आ गए, तो आपको तो फिर 1 करोड़ के ऊपर ये मैंडेटरी है कि आपको ऑडिटिंग करानी पड़ेगी एक प्रैक्टिसिंग CA से। ठीक है, ये सब चीज़ें फिर आपको CA से ही करवानी पड़ेगी। 1 करोड़ के ऊपर जो भी आपके लेजिट बिजनेस एक्सपेंस हैं, आपने जो इवैल्यूएशन फीस बाई करी है, आप कोई कार चलाते हो, पेट्रोल चलाते हो, अपना मोबाइल रिचार्ज करते हो, वाईफाई का बिल देते हो, ये लैपटॉप खरीदा, आपने फ़ोन खरीदा, वो सब की डेप्रिसिएशन के क्लेम कर सकते हो, लाइट, स्टूडियो, माइक, कुछ भी, मतलब आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है, फिर वो ऑडिटिंग में जाएगी, और ऑडिटिंग में CA फिर उसको अपने हिसाब से, आप मतलब अगर टैक्सेबल इनकम कम करनी है तो आप उसको बता के उस हिसाब से आप CA से ही, मतलब 1 करोड़ के ऊपर आपको कंसल्ट करके करना पड़ेगा। अच्छा भाई, मतलब यहाँ पे 75 लाख तक तो अपने को प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, आपने बोला कि 75 लाख से नीचे हम 50% तक उस नियम के अकॉर्डिंग जो है कम करा सकते हैं, एंड जो बचा हुआ रेस्ट अमाउंट है उस पर अपने को स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स देना है। तो आपने जैसे 75 लाख का आपने एक एग्जाम्पल दिया था, उसका 50% आपका हो गया 37.5 लाख, ठीक है, एंड वो 30% स्लैब के अंदर आ जाता है, तो उसका आपने 30% 3 to 5 लाख रुपीज़ बताया था। बट वो अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करें, एग्जैक्ट नहीं होता, जैसे कि 0 to 4 में तो 0% टैक्स है, 4 से 8 में 5% है, 8 से 12 में 10% है, तो 15 के ऊपर 30% है, तो 15 से 37 का 30%, बाकी सबका 5, 10, 0 ऐसे करके, इसलिए मैंने रफ आइडिया दिया है कि 4 से 5 लाख के आसपास मोटा मोटी। ओके ओके ओके। तो सबसे पहले तो मेनली हमको 75 लाख तक मतलब एक ईयर के अंदर पहुंचना है, एंड जब उससे प्लस होता है तब थोड़ा सा जो ज़्यादा टैक्स एंड ऑडिट एंड CA वगैरह से बात करना, वो सारी चीज़ों को लेकर के तब हमको ज़्यादा सोचना होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, क्योंकि हम राइस से पेमेंट ले रहे हैं, तो लगे हाथ मैं इसको भी बता देता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राइस से पेमेंट लेते हैं ना, या फिर अगर आप ल्यूसिड ट्रेडिंग कर रहे हो तो ल्यूसिड वर्क मार्केट से पेमेंट देता है, ठीक है, तो इन सब जगहों से पेमेंट आता है, या फिर अगर कोई वायर ट्रांसफर से डायरेक्ट पेमेंट आता है, तो आपके अकाउंट में जो हिट करता है अमाउंट, वो अमाउंट हिट करता है USD में, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट वायर ट्रांसफर लोगे तो USD में हिट करेगा। अगर आप वर्क मार्केट या राइस से लोगे तो वहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, एक कि राइस ही INR में कन्वर्ट कर दे और जो है वो आपको INR में आपके स्टेटमेंट में दिखे, और वर्क मार्केट में भी यही है, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि राइस आपको USD ही भेज दे आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है। दोनों प्रोसेस को मैं समझा देता हूँ। राइज अगर INR में भेजता है तो वो आपको 10-15 मिनट में क्रेडिट हो जाता है, क्यों? जो कि उसका रेट चल रहा है, मान लो कि अभी के हिसाब से 88 का रेट, जो कि ओके रेट है, ठीक है। कोई अगर P2P करने जाता है तो उसको ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन अगर इसको झंझट नहीं करना, या फिर उसको वेंडर नहीं मिल रहा ट्रस्टेड क्रिप्टो में, तो वो राइज से डायरेक्टली ले रहा है, मान लो तो 88 का अभी चलो रेट ले करके चल रहे हैं। तो अगर $10,000 कर रहा है तो 88 के रेट के हिसाब से अगर कन्वर्ट करके INR में ले रहा है अकाउंट में, तो उसके जो स्टेटमेंट होगा उसमें लिखा हुआ रहेगा
आरडीए फॉरेन रेमिटेंस करके होगा, और वो वहाँ पे क्रेडिट दिखाएगा और आईएनआर में ही दिखाएगा और 10 से 15 मिनट में आ जाएगा। ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है वो होता है यूएसडी में। तो जब यूएसडी से आप अपने बैंक अकाउंट में लेते हो तो ये 1 से 2 दिन में भी लग सकता है, वर्किंग डेज। इसमें एक फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको यहाँ पे एफआईआरसी सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको। ये सर्टिफिकेट आपको, ये इंपॉर्टेंट होता है एक तरह से कि आप फेमा का वायलेशन नहीं कर रहे हो। आपको जो फॉरेन से पेमेंट आ रही है वो एकदम लेजिट पेमेंट है, आपने कुछ काम किया है, सर्विस प्रोवाइड करा है, उसके बेसिस पे आपको बैंक ये अप्रूव करके एफआईआरसी सर्टिफिकेट देती है। जैसे कि मेरे एग्जांपल में मान लो राइज से मैंने यूएसडी में पेमेंट ली अपने एचडीएफसी बैंक अकाउंट में, तो एचडीएफसी बैंक के अकाउंट में अगले दिन मेरे रिलेशनशिप मैनेजर और मुझे मैसेज भी आ जाएगा कि फॉरेन रेमिटेंस मनी हैज़ बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, प्लीज़ विजिट नेट बैंकिंग और कॉल योर रिलेशनशिप मैनेजर। ये चीज़ आती है। तो रिलेशनशिप मैनेजर को मैं फ़ोन कर देता हूँ कि हाँ ये मेरा फॉरेन रेमिटेंस का मनी है। वो एक बार पर्पस कोड पूछता है कि क्या पर्पस है, तो मैंने तो बता रखा है कि बिजनेस कंसल्टिंग है, P1006। उस पर्पस कोड से जो भी फॉरेन रेमिटेंस से मनी आएगा तो वो आप कर दो, तो आपका एफआईआरसी सर्टिफिकेट आ जाता है हर ट्रांजैक्शन का। तो कल को हो करके सरकार बोलती है कि ये यूएसडी की पेमेंट कहाँ से आई है आपकी, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट है कि हाँ बैंक ने मुझे एक एफआईआरसी सर्टिफिकेट दिया, ये फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस की मेरे पास लेजिट काम है, हर ट्रांजैक्शन का आपके पास है। ऑल दो बहुत सारे लोग डायरेक्ट आईएनआर में लेते हैं क्योंकि जल्दी से आ जाता है और कुछ टेंशन नहीं होती है, तो आप ले सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने भी काफ़ी लिया हुआ है। उसमें बस ये होता है कि आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कल को होकर के कुछ हो जाता है तो, कि ये पैसा आपका फॉरेन का पैसा है। क्योंकि अगर फॉरेन का पैसा नहीं है, इंडियन कंपनी ही आपको दे रही है, तो आपको तो इस पर 18% जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि आपने 0% जीएसटी तो तब क्लेम करा है जब आपका ये बाहर का पैसा है। तो जो एफआईआरसी सर्टिफिकेट है वो यूएसडी में होता है, आईएनआर में नहीं होता है। आईएनआर में अगर आप चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि आपके जो बैंक स्टेटमेंट है उस पर लिखा हुआ होता है कि ये राइज पे थ्रू यस बैंक फॉरेन रेमिटेंस एफडीए करके पूरा एक कोड लिखा हुआ होता है, तो उससे भी हो जाता है कि हाँ आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको सेफ साइड में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ रखनी है, एकदम हाई वॉल्यूम ऑफ पे आउट्स आ रहे हैं आपके, तो आप यूएसडी में ले लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं तो आप आईएनआर में भी ले लो, बहुत सारे लोग इसमें लेते हैं और काफ़ी टाइम से ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इससे वो जो फेमा वाला प्रॉब्लम है फॉरेक्स ट्रेडिंग वाला, वो थोड़ा सा सेफ साइड बंदा हो जाता है। करेक्ट बात है। और वैसे भी अगर कोई जैसे टॉप स्टेप है तो टॉप स्टेप डायरेक्टली वायर ट्रांसफ़र करता है, तो मुझे टॉप स्टेप से जब पे आउट आया तो स्विफ्ट कोड मांगते हैं वो लोग, और बीआईएन नंबर जो भी होता है वो सब आपने बैंक से लेकर के, जैसे आईएफएससी कोड होता है वैसे स्विफ्ट कोड से वायर ट्रांसफ़र होता है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। मतलब वायर ट्रांसफ़र अगर इंटरनेशनली आ रहा है तो मान के चलो 8 से 10 वर्किंग डेज लग जाएगा, तो उसके ऊपर तो आप फिर देख ही लो, तो ज़्यादा टाइम लग जाता है वायर ट्रांसफर में। बट जब भी वो अकाउंट भी आता है तो उसमें भी सेम होता है कि फॉरेन रेमिटेंस मनी हैज़ बीन रिसीव्ड इन योर अकाउंट, प्लीज़ रिव्यू, और वो चीज़ उसमें भी आ जाती है। तो वायर ट्रांसफर से भी ले सकते हो। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हमेशा फ्यूचर प्रॉफ फॉर्म से वायर ट्रांसफर आप ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीएफडी प्रॉफ फॉर्म से वायर ट्रांसफर कभी मत लेना, क्योंकि जब बैंक कल को देखेगी, क्योंकि जो एफआईआरसी सर्टिफिकेट जो हमें नेट बैंकिंग पे शो होता है ना, उस चीज़ पे साफ साफ लिखा होता है कि कौन सेंडर है, कौन रिसीवर है, किस पर्पज से होता है, वो सब कुछ लिखा होता है। तो फ्यूचर परफॉर्म क्योंकि सेफ है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग तो ऑब्वियसली इंडिया में भी अलाउड है, लेकिन फॉरेक्स या बैंक ट्रांसफर जैसे फाइवर्स, फंडिंग पिप्स, बैंक ट्रांसफर का भी ऑप्शन देती है। ऑल्दो कुछ लोगों ने लिया है, लेकिन क्योंकि ये बैंक वाले शायद पूछे नहीं या जो भी है, लेकिन सीएफडी प्रोफॉर्म क्योंकि ऐसे भी हाईलाइटेड लिस्ट है इंडिया में, तो आप उनके बैंक ट्रांसफर को यूज़ मत करो, आप उनसे राइज में लो और राइज से ले लो। तो राइज से क्या है कि फिर वो चीज़ें वहाँ पे विजिबल होगी ही नहीं, वो तो फिर सर्विस बेस्ड इनकम है, राइज अपना इन्वॉइस भी देता है, फिर आप भी अपना इन्वॉइस जनरेट करते हो, तो वो फिर एक लीगल तरीका आ गया। नहीं तो फिर आप क्रिप्टो में ले सकते हो। क्रिप्टो के बारे में बात फिर आगे करते हैं, कैसे क्या करना है क्रिप्टो का। ओके, तो फाइनली अभी अपना टैक्सेशन से रिलेटेड एंड ये सारी बहुत सारी पर्सनली आपने कुछ चीज़ें ऐसी बताई जो पर्सनली मुझे भी नहीं पता थी एंड अभी मुझे सीखने को मिला। अभी हम भाई बढ़ते हैं एंड थोड़ा सा कुछ लोगों ने जैसे इंस्टाग्राम के माध्यम से या हमने एक्स पे जो पोस्ट किया था उस पर कुछ कॉमन ऐसे क्वेश्चंस हैं, हालांकि बहुत सारी चीज़ें तो आपने मोस्टली चीज़ें कवर अप कर ली हैं, बट कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो मैं आपसे 1 बाय 1 करूँगा। थोड़ा सा आप उनका भी अगर आंसर कर देंगे तो लोगों को और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके। अभी भाई सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि डायरेक्टली बैंक में पे आउट लेने के लिए सबसे बेस्ट बैंक अकाउंट कौन सा है, सेविंग और करंट आपके हिसाब से? मोस्टली प्राइवेट बैंक बढ़िया होते हैं, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई। ओके,
एंड इसके बाद भाई बहुत खतरनाक खतरनाक लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं भाई। जैसे एक क्वेश्चन आया है कि क्या अदर बिजनेस फर्म के अकाउंट में भी कोई बंदा जैसे पे आउट वगैरह ले सकता है क्या? उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी अगर कोई लेता है तो? मैंने जैसे बताया अपने नाम पे ही होना चाहिए सब कुछ, और अगर क्रिप्टो में करके P2P में ले रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक बंदे ने भाई पूछा है हाउ टू अवॉइड टैक्स एंड पे लो टैक्स। हाँ देखो, इसमें एक चीज़ है कि एक कोट है ना कि डेथ एंड टैक्स कैन नॉट बी अवॉइडेड। तो वो यही चीज़ है कि आप यहाँ रहो, इंडिया में रहो, कहीं भी रहो, टैक्स आपको देखो देना ही पड़ेगा। ऑल्दो दुबई की बात कुछ और है, बट आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। और आप सोचो ना कि आप, अगर मैंने आपको बताया ना कि 75 लाख इनकम करके आप 5 लाख टैक्स दे रहे हो और फिर टेंशन फ्री होकर के वो पैसा आराम से यूटिलाइज कर रहे हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपको टैक्स दे देना चाहिए। ऑल्दो बहुत सारे लोग कुछ तिकड़मबाजी करते हैं, पर उसमें अलग अलग टेंशन है, उस चीज़ में अलग अलग उसके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ठीक है। भाई एक बंदे ने पूछा है व्हाट अबाउट टेकिंग $1 million फ्रॉम एपेक्स इन अवर बैंक। देखो, $1 million तो मेरे ख्याल में बहुत रेयर ही है। एक तरह से आप पहले 10 के हिट करो, एक फिर 50 के हिट करो, 100 के हिट करो, फिर 500 के, फिर 1 million जाता है। तो जब उस लेवल पे आप पहुंचोगे तो वो चीज़ें अपने आप अनलॉक हो जाएंगी। पर एक मैं जेनरिक बता देता हूँ कि जैसे 1 करोड़ के ऊपर ऑडिटिंग होती है, 1 million मतलब लगभग 8-9 करोड़ रुपए होते हैं। तो 8-9 करोड़ पे भी वैसे ही ऑडिटिंग होगी, उस पर आपको 30% टैक्स, 3 से 4 करोड़ रुपए टैक्स लगेगा, और फिर वो पैसा आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एपेक्स डायरेक्टली प्लेन के थ्रू बैंक में देता है, तो वैसे भी 30% टैक्स लगना ही है उसमें। 20 लाख प्लस इनकम पर हमें किस टाइप की जीएसटी का नीड होगा? मैंने भी जैसे बोला कि सर्विस बेस्ड इनकम में आप बिजनेस कंसल्टिंग से रिलेटेड कोई भी पर्पस कोड आप ले सकते हो, बिजनेस कंसल्टिंग या फिर रिसर्च एनालिसिस, इस टाइप से आप ले सकते हो। हाँ बाकी भाई और मतलब क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मतलब मोस्टली अब जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने इस पॉडकास्ट के अंदर कवर कर ली हैं। जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट किया था। अब इसमें जैसे कॉमन क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे हम लेते हैं कि कब हमें जीएसटी लेना चाहिए। ये आपने बताया है कि हाँ ठीक है, 10 लाख से नीचे की तरफ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 लाख से ऊपर आपको जीएसटी लेना है। 1 ईयर में कितना इनकम के बाद, हाँ 20 लाख से ऊपर, एंड 1 ईयर में कितना इनकम के बाद टैक्स के बारे में सोचना है। तो ये थोड़ा सा आप बताना 25 लाख से ऊपर है ना। आपको टैक्स देना है, उससे पहले तो जीरो टैक्स है। एक बस वो क्रिप्टो वाला रास्ता हमारा मिस हो रहा है, कि क्रिप्टो वाले रास्ते से अगर जो जाना चाहते हैं, अगर रेड डॉट पे और वो सब चीज़ें करना है, तो उस पर एक बार बात कर लेते हैं। हाँ हाँ वो आप बता दो भाई ना, एक बार आप बता ठीक दो है, हाँ रेड तो डॉट देखो, पे वाला क्रिप्टो जो वाले भी है। रास्ते से जो लोग जाना चाह रहे हैं, तो मैं जनरली क्रिप्टो अवॉइड करता हूँ, बट क्योंकि कुछ कुछ चीज़ों में क्रिप्टो ही वे ऑफ पेमेंट होता है, या कुछ CFD फर्म्स क्रिप्टो में ही राइज के थ्रू नहीं देती हैं, तो आप क्रिप्टो में ले सकते हो। देखो, क्रिप्टो का क्या है, दो चीज़ें होती है। जो नया नया प्रॉप फॉर्म में ये वीडियो देख रहा है, ये पॉडकास्ट देख रहा है, तो अगर उसको क्रिप्टो वाले चीज़ों के बारे में जानना है, तो सिंपल गेम है क्रिप्टो का, मैं समझा देता हूँ कि दो टाइप के एक्सचेंज होते हैं। एक होता है सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, जो होता है अपना कॉइन DCX, बाइनेंस और ये सब चीज़ें, यानी FIU रजिस्टर्ड है, वो सरकार को आपका डेटा शेयर करती है। ठीक है। एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट और आपका मेटामास्क, और हार्ड वॉलेट भी होता है। तो जो आपका क्रिप्टो है, जो कि हमेशा मोस्टली USDT या USDC, TRC20 या ये जो भी नेटवर्क पे आप ले रहे हो, USDT या USDC होता है। तो आप जो है पे आउट जो है इनमें ले सकते हो। अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लोगे, बाइनेंस में लोगे और उसमें लोगे, तो उसमें क्या होगा कि आप जब बेचने जाओगे तो 1% का TDS और 30% टैक्स फ्लैट लगेगा, उस पर कोई उसमें सुनवाई नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो आपका डायरेक्ट बेच रहे हो वहाँ पे आप। तो लोग क्या करते हैं, जनरली लोग क्या करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, कि लोग जो है ट्रस्ट वॉलेट में पैसा ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रैक नहीं कर पाती है गवर्नमेंट। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट में ले लिया, मेटामास्क में ले लिया, और किसी अपने लोकल ग्रुप में अपने फ्रेंड कोई, किसी को मान लो आपने $1000 का पे आउट लिया, आपके दोस्त को $500 का अकाउंट बाय करना है, तो आप उससे पैसा ले लिया, $500 उसे भेज दिया। या अपने लोकल ग्रुप में कोई ट्रस्टेड P2V वेंडर, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि ट्रस्टेड के साथ जाओ। किसी भी ऐसे रैंडम डिस्कॉर्ड पे, मैं देखो 100 रुपये में दे रहा हूँ एक USDT, 110 रुपये में दे रहा हूँ, उन सब चीज़ों में फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ो। ट्रस्टेड जो P2P कि आपका जो ग्रुप है, जिससे आप रिलाई कर सकते हो, जिसको आप दे सकते हो, और बड़ा अमाउंट छोटा अमाउंट जैसा भी है, उससे आप जो है अपना क्रिप्टो बेच देते हो, और उससे या तो लोग CDM करवा लेते हैं, कैश डिपॉजिट मेथड से अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा लेते हैं,
और कुछ लोग तो कैश भी ले लेते हैं। अब ये आपके ऊपर है और आपके सीए के ऊपर है कि आप जो कैश डिपॉजिट अपने अकाउंट में करा रहे हो उसको आप भी, बहुत सारे लोग जो है उसको सर्विस इनकम की तरह दिखा देते हैं कि भाई ये मेरा बिजनेस इनकम आया कैश डिपॉजिट में, और बहुत सारे लोग नहीं भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे उस टाइप से कुछ आप अपने सीए से इसके बारे में कंसल्ट कर सकते हो, या फिर बहुत सारे लोग ट्रस्ट वॉलेट में लेके सीधे कैश करा लेते हैं। तो वो चीज़ें भी कुछ यहाँ पे होती हैं। तो वो आप जो है क्रिप्टो का ये मामला होता है। एक होता है रेड डॉट पे का कार्ड का, एक बार बता देता हूँ कि रेड डॉट पे कार्ड जो है वीज़ा से, क्योंकि वीज़ा पावर्ड है तभी लोग जो है, बहुत सारे कार्ड जो आप बोलते हो कि मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा, कोई 18 साल का है बोलता है मुझे क्रेडिट कार्ड तो अभी मिलेगा ही नहीं, क्रेडिट स्कोर नहीं है, तो उस केस में आप रेड डॉट पे कार्ड बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। मैं खुद अभी यूज़ करने लग गया क्योंकि टेक प्रॉफिट ट्रेडर जो प्रॉफर्म है उस पर कोई कार्ड चल ही नहीं रहा था, तो मुझे रेड डॉट पे कार्ड यूज़ करना पड़ गया। तो रेड डॉट पे का कार्ड का मेरा यहाँ पे मानना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डेटा शेयर नहीं करती है गवर्नमेंट को, बहुत सारे लोग बोलते हैं करती है। तो इस चीज़ में मैं थोड़ा कंजर्वेटिव होकर के मैंने सिर्फ और सिर्फ उसको प्रॉप फर्म बाइंग के लिए ही वो कार्ड लिया है। मैं उसको कोई इंडियन एंटिटी पे स्वाइप नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अगर वो इंडियन एंटिटी पे स्वाइप होगा, अकॉर्डिंग टू मी, मेरा ऐसा मानना है, ऑल्दो कुछ भी हो सकता है, कि अगर इंडियन एंटिटी पे स्वाइप होगा तो वो जो क्रिप्टो है वो क्रिप्टो कहीं ना कहीं एक पेमेंट गेटवे के थ्रू ही प्रोसेस हो रहा है। किसी, मान लो मैंने मॉल में कहीं शॉपिंग किया तो उसके पास जो रिसीव हो रहा है कोई इंडियन एंटिटी ही तो है जो उसको कन्वर्ट करके दे रही है मेरा यूएसडीटी, ठीक है। तो वो चीज़ फिर वो ट्रेस हो जाती है, तो फिर वो इंडियन एंटिटी में मुझे नहीं करना। मैं टेक प्रॉफिट ट्रेडर पे, कुछ प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे मेरा नॉर्मल क्रेडिट कार्ड नहीं चलेगा, वहाँ पे मैं बस उसको यूज़ करने के लिए रखा हूँ। क्योंकि एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप नॉर्मल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ करते हो तो जब आप अपनी टैक्स फाइलिंग करोगे तो वो आपको एक प्रॉपर लेजिट एक्सपेंस में आप शो कर सकते हो। रेड डॉट पे में वो चीज़ नहीं हो सकती है। तो इसलिए स्मॉल टू मीडियम यूजर्स के लिए आप रेड डॉट पे यूज़ कर सकते हो, बट नॉट ऑन इंडियन एंटिटी। कोई भी इंडियन वेबसाइट पे, इंडियन ऑफलाइन में कहीं पे भी सिंपल आप यूज़ मत करना रेड डॉट पे कार्ड। बाकी ठीक है ना भाई यार, 75 लाख तक आप कमा पहले रहे कर हो तो लो, हाँ सही बात है। ईयर का, मतलब उसके बाद है ना। अगर आप 75 लाख कर ले हो और एक मतलब 50-60 हज़ार रुपये इधर खर्च भी हो गए तो वो फिर पता नहीं चलता और कोई मायने भी नहीं रखता, उतना कोई दिक्कत भी नहीं है। यस, तो मतलब बिल्कुल सेफ साइड ही चलो ना, क्या ज़रूरत है इधर से क्रिप्टो करो फिर उसको कैश कराओ, ये सब सीधा अपना राइस से लो या आप डायरेक्टली वायर ट्रांसफ़र से लो। एंड 75 लाख तक तो आपके अकॉर्डिंग 4 से 5-6 लाख में मतलब उतना टैक्स पे करके आप सेफ साइड हो जाओगे, तो वो चीज़ बढ़िया है। एंड सीधा सीधा आप अगर गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो तो आपकी एक जो आइडेंटिटी है वो भी अच्छी होती है। कल को आप कोई रियल बिजनेस करने जा रहे हो, आपको लोन का रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें भी तो फुलफिल होती हैं ना वहाँ से। तो आई थिंक अभी हो गया भाई, पूरा हो गया। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने पूरा पॉडकास्ट यहाँ तक वॉच किया। अगर आप लोगों ने वॉच किया है, डेफिनेटली आप लोग जो है रुद्र भाई को फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं आप लोगों को, चाहे वो टैक्सेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रॉप फर्म से रिलेटेड हो, और चाहे वो ट्रेडिंग से रिलेटेड हो। एंड डेफिनेटली अभी तक आपने अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।